देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 9 हो ना जी बाबू? यस सर। ओके। देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस क्या किए थे, केपलर्स लॉ के बारे में। हम लोग इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के बाद केपलर साहब ने लॉ क्यों दिया। ठीक है, देखो एक चीज बता रहे हैं कि न्यूटन साहब ने पहल किसी भी चीज को बताया था कि क्या बताया था कि अर्थ किसी भी चीज को अपने सेंटर की ओर खींचती है, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। उसके बाद और स्टडी करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि चाहे अर्थ के सरफेस पर कोई भी बॉडी हो या हेवनली बॉडी यानी हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी बॉडी हो, सभी बॉडी एक दूसरे पर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है। उसका नाम उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स किया। यानी स्टार्टिंग किया पेड़ के फल से गिरने से, और वो कहाँ तक खत्म हुआ, यूनिवर्स के जितने भी बॉडी हैं वो दोनों के बीच में जो रिलेशन है यानी फोर्स जो लग रहा है उस वहां पे खत्म हुआ। न्यूटन साहब ने ये कहा था, क्या कहा था मालूम है? न्यूटन साहब ने ये कहा था कि जो भी प्लैनेट है सूरज के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, जो बाद में जाके गलत हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, यानी मान लो कि ये सन है, ये सन है, देख लो ये सन है, इसके चारों ओर अगर सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ रोटेट करती है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में अगर अर्थ रोटेट करती है, तो ये बताओ कि यहाँ पर इसका डिस्टेंस जितना होगा, यहाँ पर भी उसका डिस्टेंस उतना ही होगा, यहाँ पर भी इसका डिस्टेंस उतना ही होगा, यहाँ पर भी इसका डिस्टेंस इतना ही होगा, और यहाँ पर भी इसका डिस्टेंस इतना ही होगा। यानी सब बराबर होगा। सब क्या होगा? बराबर होगा। अगर बराबर डिस्टेंस पर सन से रहेगा ये प्लेनेट, तो क्या होगा, कभी भी सालों भर में एक बार भी विंटर या समर आएगा। अगर गर्मी होगा हमेशा यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पहुंचेगा तो समर का सीजन होगा, यहाँ पर भी पहुंचेगा तो समर का सीजन होगा, यहाँ पर भी पहुंचेगा तो समर का सीजन होगा, यहाँ भी पहुंचेगा तो समर का सीजन होगा। मगर रियली में ऐसा होता है? रियली में ऐसा नहीं होता है। जनरली हम देखते हैं कि साल में मेनली 2 सीजन तो होता ही होता है, एक विंटर और एक समर, एक विंटर और एक समर। तो ये होता किसकी वजह से? तो न्यूटन साहब ने जो ये कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में भाई हमारा अर्थ क्या कर रहा है, सूरज के चारों रोटेट कर रहा है, ये बात आगे गलत हो गया। बाद में उन्होंने, केपलर साहब ने ये बोला कि सूरज के चारों ओर कोई भी प्लैनेट वो किसे में रिवॉल्व करती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। तो ये और इलिप्स का 2 फोकस होता है। कितना फोकस होता है बाबू उसका? 2 फोकस होता है, और दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे सन होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्लैनेट जो है सन से काफी दूर चला जाता है, और कभी कभी क्या होता है, सन से काफी नजदीक होता है। जिस समय सन से दूर हो जाता है प्लैनेट, तो वहां उस समय क्या होता है, हमारा अर्थ अगर दूर चला जाता है तो उस समय क्या होता है, विंटर सीजन आता है, और जब नजदीक आता है तो उस समय क्या होता है, समर सीजन आता है। क्या आता है? समर सीजन आता है। तो ये चीज के बारे में किसने बताया था? केपलर साहब ने बताया था, केपलर के फर्स्ट लॉ में, कि ऑल प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड एनी वन, किसी भी एक फोकस पे हमारा सन मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कल ये भी डिस्कस किया था केपलर्स का सेकेंड लॉ। केपलर्स का सेकेंड लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सूरज के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो उस प्लैनेट का सेंटर और उस सन के सेंटर को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, और जब वो प्लैनेट स्वीप करता है यानी रिवॉल्व करता है, तो वो लाइन स्वीप करता है। इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को फिर से कंक्लूड कर दे रहे हैं। पहला केपलर ने पहले लॉ में क्या बोला कि कोई भी प्लैनेट किसमें करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। इसका 2 फोकस होता है बाबू, एक फोकस ये, एक फोकस ये। ठीक है, 2 फोकस होता है। मान लो कि ये सन है, ये सन है। अब मान लो कि पहला प्लेन को हम बता रहे हैं, ये अर्थ अभी कहाँ पे, यहाँ पे है। ये रिवॉल्व करते 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 कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। फिर ये रिवॉल्व करते करते यहाँ पहुंचा, फिर रिवॉल्व करते हुए यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, इस तरह से। एक बात बताओ बाबू,
सन के यहाँ सबसे नजदीक कौन है? सन के नजदीक किस किस पोजीशन में है? यहाँ पे है तो सन के नजदीक में है, यहाँ पे है तो सन के नजदीक में है, यहाँ पे है तो सन के नजदीक में। इसका मतलब ये हुआ कि ये समर सीजन का समय ही हुआ। ठीक है, अब जैसे जैसे ये दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे विंटर नजदीक आ जाएगा। यानी सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पर अगर अर्थ पहुंच जाता है तो सबसे ज्यादा ठंडे का एहसास होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यानी सीजन जो चेंज हो रहा है वो अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से। और किस में रिवोल्यूशन की वजह से? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन की वजह से। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, केप्लर का सेकंड लॉ ये क्या कहता है, तो देखो उसको हम एक बार और कंक्लूड कर देते हैं। ये सन है, ये सन जो है, मान लो कि ये प्लैनेट यहां पे है। ठीक है, इसका सेंटर ये हुआ, इस प्लैनेट का सेंटर यहां हुआ और इस सन का सेंटर ये हुआ। दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट मिलाएं। जब ये प्लैनेट रिवॉल्व करके यहां पहुंच गया, घूम करके यहां से यहां पहुंच गया, तब ये लाइन भी स्वीप करके यहां पे पहुंच गया, लाइन भी ये लाइन स्वीप करके यहां पे पहुंच गया। जैसे ये जाएगा स्वीप किया और यहां पहुंच गया, तो ये जितना एरिया बनाएगा, अगर प्लैनेट यहां पर है, ठीक है, ये जितना समय ले रहा है यहां से यहां तक पहुंचने में, जितना समय ले रहा है उतना ही समय में ये यहां से यहां पहुंच गया। ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया कि नहीं कर लिया? तो इसके दोनों सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ये स्वीप करके कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो ये जितना एरिया बनाएगा, ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। रिजल्ट क्या निकला इस बताने से क्या होगा? कहने का मतलब ये, इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई प्लैनेट सूरज से दूर होगा तो वो धीरे धीरे मूव करता है। वो क्या करता है? उसका स्पीड कम होता है। और जब वो सन के नजदीक होता है तो वो क्या होता है? ज्यादा, यानी ज्यादा स्पीड में वो मूव करता है। देख लो यहाँ, अभी यहाँ था, कितना डिस्टेंस कम किया, यानी इतना घूम गया, यहाँ पे पहुंच गया। और यहाँ देखो, यहाँ से सिर्फ इतना ही घूमा, इतना ही डिस्टेंस कवर किया ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी प्लैनेट सूरज के नजदीक होता है तो वो ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व करता है। जब सूरज के दूर होता है तो वो धीरे धीरे रिवॉल्व करता है, यानी उसका गति कम जाता है। ठीक है, अब हम जो बताने जा रहे हैं वो केप्लर्स का थर्ड लॉ है बाबू। केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या है? हम लोग आज डिस्कस करेंगे केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर का थर्ड लॉ क्या कहता है? अभी इसको पहले फिगर से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केप्लर ने ये बता ही दिया था कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। ये मान लीजिए यहाँ पे ये फोकस, यहाँ पे ये सन है, तो कह रहा है क्या कि कोई प्लैनेट, मान लो कि ये प्लैनेट है, ये रिवॉल्व करते हुए फिर ये पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। क्या कह रहा है कि ये सूरज के चारों ओर ये प्लैनेट ये रिवॉल्व करते हुए यहाँ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। इसमें जितना समय लगेगा, यानी इस प्लैनेट को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जितना समय लगेगा, उसका स्क्वायर क्यूब जो स्क्वायर जो होगा ना, वो इसका जो मीन डिस्टेंस होगा। आप कहोगे कि सेमी आर्क मीन डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? मान लो कि ये मेजर आर्क है ना, ये इसको कहा जाता है मेजर आर्क, मेजर एक्सिस, और इसको कहा जाता है माइनर एक्सिस। इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये कहलाता है मेजर एक्सिस और ये कहलाता है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का मीन पोजीशन क्या है? ये है,
इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ये मान लो कि r है, इसके क्यूब के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी प्लैनेट सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करती है, तो वो जितना समय लेता है ना, वो जितना समय लेता है एक कंप्लीट करने में, जैसे हमारा अर्थ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना समय लेता है, 365 डेज लेता है। कितना दिन लेता है, 365 दिन लेता है। तो वो उसका स्क्वायर यानी 365 का स्क्वायर वो बराबर होगा इसका, यानी इस प्लेनेट, यानी ये जो प्लेनेट है, ये जो हमारा अर्थ है, इसका जो मेजर एक्सिस का जो मीन पोजीशन होगा, ये डिस्टेंस, ये r, इसके क्यूब के बराबर होगा। इसके क्या होगा, मेजर एक्सिस के मीन पोजीशन के क्यूब के बराबर होगा। ये केपलर्स का थर्ड लॉ था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोई प्लैनेट है, दूसरा प्लैनेट ऐसे करके रिवॉल्व करेगा, तो इसका मीन पोजीशन और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। या अब ये यहां से यहां तक चला गया, तो इसका मीन पोजीशन यहां से यहां तक हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पता चला कि जो प्लैनेट अर्थ से जितना नजदीक होगा, कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी प्लैनेट अर्थ यानी सन से जितना नजदीक होगा, उसका कंप्लीट रिवोल्यूशन का जो टाइमिंग होगा वो उतना कम होगा, और जितना दूर होगा उसका कंप्लीट रिवोल्यूशन का जो टाइमिंग होगा वो उतना ज्यादा होगा। सबसे लास्ट में हमारा कौन सा है बाबू, सबसे लास्ट में कौन सा प्लेनेट है, हेलो, नेपच्यून। कौन, नेपच्यून। नेपच्यून। अब बताओ नेपच्यून जो है वो क्या है, उसको एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में उसको सबसे ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि उसका मीन पोजीशन का जो डिस्टेंस है मेजर एक्सिस का वो ज्यादा है। और सबसे नजदीक, सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। मरकरी जो है उसका मीन पोजीशन कम है, इसीलिए उसका जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का जो टाइमिंग होगा वो कम होगा। इसका मतलब ये है अर्थ का जो कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइमिंग कितना, 365 डेज, यानी एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में कितना दिन लगेगा, 365 दिन। मरकरी को 365 से कम दिन लगेगा, और नेपच्यून को क्या लगेगा, 365 है, वो डिपेंड करता है मेजर एक्सिस according to this law a square of complete revolution of time according to this law a square of complete revolution of time is equal to क्या होता है, to the cube of mean position of major semi axis of ऑर्बिट के मेजर सेमी एक्सिस के क्यूब के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया टी स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर क्यू के। क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर क्यू के। यानी इक्वल नहीं लिखेंगे, इज प्रोपोर्शनल लिख दो, प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी स्क्वायर के। इसका मतलब ये हो जाए, ये तुम्हारा केपलर्स का थर्ड लॉ था। कंक्लूजन क्या निकला इसका बाबू, कंक्लूजन ये निकला कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट का साइज जितना बड़ा होगा उसके रिवोल्यूशन का टाइम भी उतना बड़ा होगा। जिस प्लैनेट के ऑर्बिट का टाइम जितना कम होगा उसका रिवोल्यूशन का टाइम उतना कम होगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन लिखना, the complete
revolution of time is depend on the major semi-axis of the elliptical orbit. यानी मेजर इलिप्टिकल ऑर्बिट के पर डिपेंड करेगा। ये केपलर्स का थर्ड लॉ था। यानी कुल मिलाकर इसको एक बार और बताइएगा। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट बाबू। कम देखो बाबू, तो हम लोग क्या जान रहे थे, केपलर का थर्ड लॉ ये कहता है कि एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर कोई भी प्लैनेट सन से जितना नजदीक होगा उसका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइमिंग बहुत कम होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा प्लैनेट का सन से, वैसे वैसे उसके कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइमिंग बढ़ता जाएगा। नहीं समझे? अब जैसे मरकरी सन के सबसे नजदीक है ना, तो उसका डिस्टेंस कम हो गया, सूरज से उसका डिस्टेंस कम, रिवोल्यूशन का टाइमिंग कम होगा। और कैसे कितना कम होगा वो ये बताया गया है कि उसके टाइमिंग का जो स्क्वायर करेंगे ना, जितना भी कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा उसका जो टाइमिंग का जो स्क्वायर करेंगे ना, वो बराबर होगा उसका जो मेजर आर्क सेमी आर्क का जो भाई ये डिस्टेंस होगा, पोजीशन होगा, यानी ये लंबाई जितनी होगी उसके क्यूब के बराबर होगा। यानी इसके डिस्टेंस और इसका टाइमिंग एक दूसरे पर डिपेंड है। टाइमिंग डिपेंड करता है उसके मीन पोजीशन पे, ठीक है, यानी डिस्टेंस पे। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रिवोल्यूशन ऑफ टाइम ज्यादा होगा। अब जैसे तुम बोले नेपच्यून सबसे लास्ट में है ना, तो नेपच्यून का सबसे ज्यादा यानी 8वां प्लेनेट है वो, यानी बहुत ज्यादा दूरी पर हो जाएगा ना। सैटर्न का उससे कम होगा, जुपिटर का उससे कम होगा। तो यानी जैसे जैसे नजदीक होता जाएगा, पोजीशन कमता जाएगा, वैसे वैसे उसको रिवोल्यूशन टाइम कमता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पोजीशन डिस्टेंस यानी उसका पोजीशन, वैसे वैसे रिवोल्यूशन टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये बताने की कोशिश की जा रही थी। तो यानी कुल मिलाकर के हम लोग 2 क्लास में बाबू न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में पढ़े, उसके बाद यूनिवर्सल लॉ के बारे में पढ़े, उसके बाद केपलर्स के बारे में पढ़े, उसके बाद हमने क्या बताया, हम तुमको बताया जी का वैल्यू निकालना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना बताएं कि जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हम आपको बताएं। नेक्स्ट डे जो हम बताएंगे, इसलिए कि टाइम अगला जो क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें स्टार्टिंग से बताना होगा ये कि कैसे गेस किया न्यूटन साहब ने स्क्वायर रूल का, इनवर्स स्क्वायर रूल का। ये चीज हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको समझाने में। अगर शुरू से स्टार्ट करेंगे तो वो समझने में आसानी होगी, और बीच में करेंगे तो फिर समझने में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। जैसे कह रहा है इनवर्स न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर रूल, हाउ टू गेस द न्यूटन इनवर्स स्क्वायर रूल। कैसे गेस किया गया इनवर्स स्क्वायर रूल के बारे में। इनवर्स स्क्वायर रूल का मतलब ये हुआ कि हमको ये प्रूफ करना है कि एक प्रोपोर्शनल जो होगा वो 1/r² के, ये कैसे क्या होगा प्रूफ करेंगे, ये चीज हमको बताना है। इसको प्रूफ करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, और हमको इसको बताएंगे तो आपको बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम भी होगा, तो जब इसलिए कि इसको एक क्लास में ही बताना पड़ेगा, इसलिए कि ये आसान टॉपिक नहीं है कि न्यूटन साहब ने कैसे गेस किया
कि इनवर्स स्क्वायर रूल के बारे में, यानी F जो होगा यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। इसके बारे में कैसे गेस किया न्यूटन साहब ने, तो वो केपलर लॉ का इस्तेमाल करके उन्होंने गेस किया। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल आज जो तक जो हम लोग पढ़े हैं वो आप लोग अच्छी तरीके से उसको रिवाइज कीजिएगा और अपने कॉपी में मेंटेन करके रखिएगा। जब ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें ये चीज को प्रूव करेंगे। ठीक है, आज हम नहीं प्रूव करेंगे इसलिए कि इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, बार बार ये बात को बोल रहे हैं, समझिए इस बात को कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, ताकि आपको सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, उसको पहले होगा, उसके बाद बहरहाल आज हम आपको बताएंगे सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बताएंगे बाद में, जब तक कि हमको सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में नहीं पता होगा, हमको ये बताने में थोड़ा दिक्कत आपको होने लगेगा कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। तो हम बता रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स किसको कहते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब ये हुआ अंदर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी जैसे आया फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग में यानी धागा में एक स्टोन को बांध लो। क्या किए हम, एक स्टोन को धागे में हम बांध लिए, ठीक है, धागे से बांध लिए और इसको हम रोटेट कर रहे हैं। इसको क्या किए, घुमा रहे हैं। ये लड़का यहाँ पे खड़ा है और ये अपने हाथ से इसको रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इस पे दो फोर्स लगता है बाबू। इस पे कौन सा फोर्स लगता है, दो फोर्स लगता है। एक इसको अपने ऑर्बिट में रोटेट करते रहने के लिए, इस ऑर्बिट में रोटेट करते रहने के लिए अंदर की ओर जो फोर्स लग रहा है, यानी इसको खींच करके रखे हुआ है, इस स्ट्रिंग को अपने ओर, यानी स्ट्रिंग खींच करके रखे हुआ है कि हम घुमाते रहेंगे तो वो बाहर भागे नहीं। तो ये इसके अपने ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है इसको कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी अंदर की ओर लगने वाला फोर्स। दूसरा, अगर एक बात बताइए, अब हम घुमा करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, स्टोन बाहर की ओर फेंका जाएगा। अगर हम इसको छोड़ दें, यहां से हटा दें स्ट्रिंग को, यानी धागा को छोड़ देंगे तो ये बाहर की ओर भाग जाएगा, यहां गिर जाएगा, जाएगा कि नहीं होगा। यानी रोटेट करने पर वो क्या हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है। तो ये बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, इसको कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लैनेट अगर रिवॉल्व कर रही है सूरज के चारों ओर, तो या कोई भी बॉडी की अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रही है, उस पर दो फोर्स काम करता है। एक सेंट्रीपेटल फोर्स वो अंदर की ओर, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर लगता है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में? हेलो, नो सर, नो सर। हाँ, तो याद रखिएगा कि सेंट्री यानी कोई भी बॉडी अगर ऑर्बिट में रोटेट रिवॉल्व कर रही है तो उस पे दो फोर्स काम करता है, जो उस बॉडी को क्या करता है, अंदर की ओर खींचता है, और दूसरा फोर्स ऐसा लगता है जो उसको बाहर की ओर खींचता है। तो ये दोनों फोर्स बराबर होने की वजह से वो अपने ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है, कभी अपने ऑर्बिट से अंदर नहीं आता है। ये चीज हम आपको बता दें, जब से ये बताया गया कि ये अर्थ जो है सूरज के ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करती है, ये बताया गया था ना बहुत पहले से। आप लोग जानते होइएगा 7th क्लास से 8th क्लास से, कि 7th क्लास से भी पहले से, यानी 6th क्लास में भी पढ़े होइएगा कि अर्थ जो है सूरज के चारों ओर घूम रही है। कभी आपने ये सुना है कि वो अपने ऑर्बिट से अंदर आ गई है, या कभी आपने सुना है कि ऑर्बिट से बाहर भाग गई है? ऐसा कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उस पर जितना सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है उतना ही उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स बराबर लगने की वजह से वो कभी भी अपने ऑर्बिट से इधर से उधर नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो ये चीज हम लोग जाने सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे कि कोई भी बॉडी अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है
तो उसका सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा, और उसी के बिना पर हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल को प्रूफ करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट डे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके बाय।